स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशीष प्रताप आरबीएल में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी बुक जो 5th क्लास की चल रही है। अभी हम लोग 19 भाग कंप्लीट कर चुके हैं और ऑलमोस्ट 5th क्लास की एनसीईआरटी हम लोग समाप्त करने की ओर हैं, अग्रसर हैं और बहुत जल्दी ही ये कंप्लीट हो जाएगी। तो देखते हैं, अभी हम लोग पहुँचे हैं पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, 8, 9, 10, 11 और ये 12। पिछले भाग में आप लोगों ने पाठ 12 तक कंप्लीट कर लिया है और आज हम कंप्लीट करेंगे इसके आगे के चैप्टर्स। 13वां बसेरा ऊंचाई पर और 14वां चैप्टर है जब धरती कांपी थी। आपको पता होगा, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें जो मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन्वायरमेंट में सीटेट के एग्ज़ाम में, वो इन्हीं एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चैप्टर वाइज आपको सारे क्वेश्चन भी करवाए दे रहा हूँ कि इस ईयर में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर आप ये पूरी सीरीज़ कंप्लीट कर लेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके कम से कम 15 से 16 क्वेश्चन की गारंटी है कि आपको मिलेंगे ही मिलेंगे इन वीडियोज़ से। आपको केवल 3rd, 4th और 5th क्लास की एनसीईआरटी को कंप्लीट करना है। जब ये सारा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं कोशिश करूँगा कि एक बार मैं 3rd क्लास, 4th क्लास, 5th क्लास की एनसीईआरटी की जो एनवायरनमेंट की हैं उनके चैप्टर वाइज मैं खुद से मॉडल पेपर बनाऊं और इतने क्वेश्चन आपको करवा दूं कि आपको अलग से कुछ और पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो आइए आज शुरू करते हैं इसका 13वां चैप्टर, बसेरा ऊंचाई पर। कहानी एक यात्री की, जैसा इसके नाम में लिखा है कहानी एक यात्री की। तो इन भाई साहब की कहानी है और विश्व प्रसिद्ध अपना रॉयल इनफील्ड वाली बुलेट के साथ या जो भी अलग ब्रांड हो उससे ये टूर पर निकल जाते हैं और जहाँ जहाँ टूर पर जाते हैं उन चीज़ों की ये विशेषता बतलाते हैं। तो उन्हीं विशेषताओं से संबंधित कुछ क्वेश्चन कभी कभी पूछे भी गए हैं। मैं हूं गौरव जानी और यह लोनर मेरी सबसे बढ़िया साथी, मेरी मोटरसाइकिल। अंग्रेजी में लोनर का अर्थ होता है अकेला रहने वाला। वैसे तो मेरी मोटरसाइकिल अकेली नहीं है, उसके साथ मैं हूं हरदम। हम दोनों ही मुंबई की भीड़ भाड़ शोरगुल वाली गलियों और ऊंची ऊंची इमारतों से निकलने का मौका ढूंढते रहते हैं। हम दोनों को ही अपने सुंदर देश के अलग अलग इलाकों में घूमने का बहुत शौक़ है। आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ एक अद्भुत कहानी दुनिया के सबसे ऊंचे रास्तों पर मोटरसाइकिल यात्रा की। तो यहाँ से वैसे कोई क्वेश्चन आने वाला है नहीं, लेकिन कहानी मैं आपको पूरी बताता हूँ कि आपको ऐसा ना लगे कि चैप्टर में कुछ ना कुछ छूट गया है। ठीक है, तो एक तरफ से कहानी पूरी बताऊँगा, फिर जहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस चीज़ को आपको ध्यान से पढ़ना है। कैसे की तैयारी? मेरी यात्रा थी लगभग 2 महीने की। इतने दिनों के लिए सामान ले जाना था, वह भी मोटरसाइकिल पर लाद कर। मैंने बहुत सोच समझ कर ज़रूरत का सामान इकट्ठा किया। रहने के लिए टेंट, बिछाने के लिए प्लास्टिक की शीट और स्लीपिंग बैग, गर्म कपड़े, काफ़ी दिन तक ख़राब ना होने वाला खाना, कैमरा, पेट्रोल रखने के लिए डिब्बे इत्यादि भी। मैं मुंबई से निकला। महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के छोटे बड़े शहरों से होता हुआ दिल्ली पहुंचा। मुंबई से दिल्ली तक का 1400 किलोमीटर का रास्ता मैंने 3 दिन में तय किया। ठीक है, तो अब यहाँ से आप सोचेंगे कि इस तरह का कोई क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? नहीं, लेकिन क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि जब हम मुंबई से दिल्ली के लिए जाते हैं तो रास्ते में कौन कौन से राज्य हमें मिलते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, तो आपको मैप भी देखना पड़ेगा। अब मुझे पूरी उम्मीद थी कि दिल्ली में मुझे कुछ नया देखने को मिलेगा, पर दिल्ली भी मुंबई जैसी ही लगी। इतने सालों में मैं थक चुका था एक ही तरह के शहर देखते देखते। वही एक जैसे घर, सीमेंट, ईंट, कांच और स्टील के बने हुए। अब आने वाले दिनों के बारे में सोचकर मैं बहुत उत्सुक था। मेरी कल्पना थी मुझे देखने को मिलेंगे लकड़ी के घर, ढलवा छत वाले और बर्फ़ से ढके घर, बिल्कुल वैसे जैसे मैंने किताबों में देखे थे। दिल्ली में फिर सामान भरवा कर मैं आगे बढ़ा। 2 दिन बाद मनाली पहुंचकर पहाड़ों की ताज़ी हवा के बीच चैन की सांस ली। असली यात्रा तो अब शुरू होनी थी। जम्मू कश्मीर राज्य के कई मुश्किल रास्तों से होते हुए हमें लद्दाख में लेह तक जाना था।
जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, नक्शे में देखकर बताओ कि मुंबई से कश्मीर जाने के रास्ते में कौन कौन से राज्य आएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। आप इंडिया का मैप उठाएंगे और उसमें इस चीज़ को देखेंगे। गौरव जानिए, मुंबई से दिल्ली जाने तक के रास्ते में जिन राज्यों से गुजरे उनकी राजधानियों के नाम पता करो। तो ये भी हो सकता है, राजधानियों के नाम भी आप पता कर सकते हैं। और भी कोई बड़ा शहर रास्ते में आया होगा। मनाली मैदानी इलाका है या पहाड़ी, तो इनसे तो कोई मतलब नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। मेरा नया घर। मैं और मेरी लोनर आगे बढ़े जा रहे थे। मुझे सिर्फ भरपेट खाना चाहिए था और रात की ठंड से बचने के लिए टेंट चाहिए था। मेरे छोटे से नायलॉन के टेंट में इतनी ही जगह थी कि मैं सो सकूं। रात के समय मेरी मोटरसाइकिल टेंट के बाहर पहरा देती। सुबह की ठंडी हवा और चिड़ियों की चहक से ही रोज़ आंखें खुलती। ठंडा रेगिस्तान। आखिरकार मैं और लोनर लेह पहुंच ही गए। अजब अनूठा था यह इलाका, सूखा, समतल और ठंडा रेगिस्तान। लद्दाख में बहुत ही कम बारिश होती है। दूर दूर तक दिखते थे बर्फ़ से ढके पहाड़ और सूखा ठंडा मैदान। लेह शहर की एक शांत गली में सफ़ेद पत्थर के सुंदर मजबूत घरों को देखा। थोड़ा आगे बढ़ा तो कुछ बच्चे झूले झूले यानी स्वागत स्वागत चिल्लाते हुए मेरा पीछा करने लगे। वे लोनर को देखकर बहुत हैरान थे। सभी मुझे अपने अपने घर ले जाना चाहते थे। तो इस चीज़ का मतलब आपको याद रखना है, झूले झूले मतलब स्वागत स्वागत। ठीक है, झूले झूले मतलब स्वागत स्वागत। ताशी के घर पर। ताशी का जोर चला और वह मुझे खींचकर अपने घर ले गया। उसका घर 2 मंजिला था। पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बना था। उन पर मिट्टी और चूने से पुताई की हुई थी। अंदर से घर छप्पर जैसा लग रहा था। हर तरफ घास फूस पड़ी थी। ताशी मुझे लकड़ी की सीढ़ियों से पहली मंजिल पर ले गया। उसने बताया कि वह और उसका परिवार ऊपर की मंजिल पर रहते थे। नीचे की मंजिल पर जानवरों के रहने की जगह थी और ज़रूरत का सामान इकट्ठा करके रखते थे। सर्दी के दिनों में अक्सर इनका परिवार भी नीचे की मंजिल पर जानवरों के पास ही रहता था। नीचे की मंजिल में कोई खिड़की भी नहीं थी। छत को मजबूत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने इस्तेमाल किए हुए थे। तो इन विशेषताओं को आपको ध्यान में रखना है। इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आगे हम लोग चैप्टर के लास्ट में देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन है। कि लेह में कैसे घर बनते हैं। सीढ़ियों को लगाया जाता है दूसरी मंजिल के लिए, पत्थरों के बने होते हैं। और छत को मजबूत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तनों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह के विशेषताओं को आपको ध्यान में रखना है। फिर ताशी मुझे घर की छत पर ले गया। आसपास का नज़ारा तो देखते ही बनता था। सभी घरों की छतें समतल थी। कहीं लाल मिर्च सूखने के लिए फैली थी तो कहीं सीताफल और मक्का। किसी छत पर धान के ढेर लगे थे तो किसी पर उपले सूख रहे थे। ताशी ने बताया कि छत उनके घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ गर्मियों की तेज़ धूप में ही बहुत सारी फल सब्जी सुखा ली जाती है। ये ठंडे दिनों में इस्तेमाल होती हैं जब फल सब्जी नहीं मिल पाती। सोचो यह किन महीनों में होता होगा और क्यों। वहाँ खड़ा मैं सोच रहा था कि किस तरह उनके घर का हर हिस्सा एक ख़ास सोच से बनाया गया था, बिल्कुल वहाँ के मौसम और लोगों की ज़रूरत के अनुकूल। मुझे यह समझने में देर नहीं लगी कि मोटी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श और लकड़ी की छत ही ठंड से बचाते हैं। दुनिया की चोटी पर लोगों का बसेरा। अब समय था आगे बढ़ने का। टेढ़े मेढ़े सकरे पहाड़ी रास्तों से होते हुए मैं बहुत ऊंचाई पर जा रहा था। कहीं सड़क तो कहीं बड़े बड़े पत्थर। लोनर का चलना मुश्किलों से भरा था। अब मैं चांगथांग इलाके की ओर बढ़ रहा था। लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर बना यह मैदानी इलाका बिल्कुल सुनसान और पथरीला था। इतनी ऊंचाई पर सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। मेरे सिर में दर्द होने लगा और बहुत कमज़ोरी महसूस होने लगी। फिर धीरे धीरे ऐसी हवा में सांस लेने की आदत सी पड़ गई। मैं कई दिनों तक यहाँ मोटरसाइकिल पर घूमता रहा, लेकिन दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं पड़ता था। ना ही कोई पेट्रोल पंप, ना मैकेनिक। सिर्फ दूर दूर तक फैला नीला आसमान और पहाड़ों के बीच बहुत से तालाब। कई रातें और कई दिन बीत गए। मैं अकेला ही बढ़ता रहा। फिर एक दिन अचानक मेरे सामने था बड़ा सा हरा मैदान और उसमें चरती भेड़ बकरियाँ।
थोड़ी ही दूरी पर मुझे कुछ टेंट दिखाई दिए। मैं हैरान था कि इस सुनसान इलाके में कौन लोग हैं और क्या कर रहे हैं। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। चांगपा, वहाँ मैं मिला नामग्याल से। उन्हीं से मुझे चांगपा के बारे में पता चला। इतने बड़े इलाके में सिर्फ 5,000 लोग। चांगपा घुमंतू लोग हैं। तो चांगपा आपको याद रखना है, घुमंतू लोग हैं जो हमेशा एक ही जगह पर नहीं रहते। अपनी भेड़ बकरियों के झुंड को लेकर पहाड़ों में हरे मैदानों की खोज में घूमते रहते हैं। इन्हीं जानवरों से इन्हें अपनी ज़रूरत का सामान मिल जाता है, जैसे दूध, मांस, टेंट के लिए चमड़ा, स्वेटर और कोट के लिए ऊन आदि। भेड़ बकरियां ही इनकी सबसे बड़ी पूंजी हैं। जितनी भेड़ बकरियां उतना ही ऊंचा परिवार का स्तर। तो इन लोगों के परिवार का स्तर इनकी भेड़ों की संख्या से लगाया जाता है। जैसे हमारे वैदिक टाइम पे या उस टाइम पे गायों की संख्या से स्टेटस का पता लगाया जाता था कि कौन किसका स्टेटस कैसा है, वो गायों की संख्या पे निर्भर करता था। तो चांगपा लोगों का स्टेटस डिपेंड करता है भेड़ों की संख्या पे। चांगपा खास तरह की बकरियां पालते हैं जिनके बालों से दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन बनती है। अब आपके क्वेश्चन यहाँ से शुरू होते हैं। पश्मीना ऊन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है। जितनी ठंडी और ऊंची जगह होगी, इन बकरियों के बाल भी उतने ही ज़्यादा और नरम होंगे। जितनी ठंडी और ऊंची जगह होगी, इन बकरियों के बाल उतने ही ज़्यादा और नरम होंगे। तो ये ख़ास बात होती है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसलिए चांगपा इतने मुश्किल हालात में भी इतनी ऊंचाई पर रहना पसंद करते हैं। यही है इनकी ज़िंदगी। मैं मोटरसाइकिल पर तो अपना थोड़ा ही सामान लाया था, लेकिन ये लोग अपना पूरा घर और सामान घोड़ों और याक पर लाद कर घूमते हैं। जब आगे बढ़ना हो तो ये सिर्फ 2.5 घंटे में अपना डेरा समेट कर निकल पड़ते हैं। जहाँ ठहरना हो वहाँ कुछ ही देर में ये अपने टेंट गाड़ लेते हैं और तैयार हो जाता है इनका घर। आपका स्वागत है कहते हुए नामग्याल मुझे बहुत बड़े तिकोने टेंट में ले गया। ये अपने टेंटों को रेबो कहते हैं, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। नामग्याल लोग अपने टेंटों को क्या कहते हैं? रेबो कहते हैं। याक के बालों से बुनाई करके चांगपा पट्टियाँ बनाते हैं। याक के बालों से बुनाई करके चांगपा पट्टियाँ बनाते हैं, जिन्हें सिलकर जोड़ लेते हैं। ये बहुत मजबूत होती हैं और गर्म भी। मैंने देखा है कि ये अब यहाँ पे कुछ शिक्षक संकेत है और इस चीज़ को आपको पढ़ना चाहिए। चांगपा की भाषा में चांगथांग का मतलब है ऐसी जगह जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। तो चांगथांग का मतलब ध्यान में रखना है, ऐसी जगह जहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं। बच्चों की विभिन्न भाषाओं में भी ऐसे शब्द हैं, क्या इस पर चर्चा हो सकती है? ऊंचाई पर जाने से हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, इस पॉइंट को। ऊंचाई पर जाने से हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है। ऑक्सीजन क्या है, इस समझ की अपेक्षा नहीं की जा रही है, पर बच्चों को कुछ अंदाज हो कि ऊंचाई पर सांस लेना मुश्किल होता है। पहाड़ों पर चढ़ने वाले कई बार ऑक्सीजन सिलेंडर भी ले जाते हैं और बच्चे फिर उन इलाकों में रहने वाले लोगों के प्रति संवेदनशील होंगे। उनकी यह समझ भी बनेगी कि रोजी रोटी के लिए लोगों को किस किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये पट्टियाँ 9 डंडियों के सहारे ज़मीन से बंधी होती हैं। टेंट लगाने से पहले ज़मीन में 2 फुट गहरा गड्ढा खोदते हैं, फिर गड्ढे के आसपास की ऊंची ज़मीन पर टेंट लगाते हैं। टेंट में घुसने पर मैंने पाया कि वह खूब ऊंचा था और मैं आराम से सीधा खड़ा हो सकता था। अपने टेंट में मैं ऐसा नहीं कर पाता। रेबो अंदर से मुझे मुंबई वाले फ्लैट के एक कमरे जितना बड़ा था। 2 लकड़ी के बड़े डंडों के सहारे खड़ा था। रेबो के बीचों बीच एक खुला छेद था जहां से चूल्हे का धुआं बाहर जा सके। नामग्याल ने बताया कि इनके टेंट का डिज़ाइन 1000 साल से भी पुराना था। इससे टेंट में रहने वाले चांगपा ठंड से बचे रहते थे। ठंड भी कैसी, सर्दियों में यहाँ का तापमान 0 से कई डिग्री नीचे चला जाता है और हवा भी बहुत तेज़ चलती है। तो बहुत ही ख़तरनाक मौसम होता है।
अब पश्मीना के बारे में आप जानेंगे और ये आपके लिए है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से आपके लिए परीक्षा में कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, तो इसको आप ध्यान से पढ़ के एकदम रट लीजिए। माना जाता है कि एक पश्मीना शॉल में 6 स्वेटर के बराबर गर्मी होती है। तो पहला पॉइंट तो यही है कि एक पश्मीना शॉल में 6 स्वेटर के बराबर गर्मी होती है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इतनी गर्म पर मोटी बिल्कुल नहीं होती। यह पश्मीना बनता है पहाड़ी बकरियों की एक ख़ास नस्ल से। तो ये बकरियों की एक ख़ास नस्ल है पश्मीना, और उसी से पश्मीना शॉल बनती है जो 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी जिसमें होती है। पहाड़ी बकरियों की एक ख़ास नस्ल से जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती है। यहाँ सर्दियों में तापमान 0 सेंटीग्रेड से भी बहुत कम -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत ही बारीक और नरम बाल उग आते हैं जो गर्मियों में झड़ जाते हैं। ये बाल बहुत ही पतले होते हैं, इतने पतले कि बकरी के 6 बाल मिलाकर तुम्हारे सिर के एक बाल की मोटाई के बराबर होंगे। तो ये आपको लाइन ध्यान में रखनी है। इतने पतले बाल होते हैं कि बकरी के 6 बाल मिलाकर तुम्हारे सिर के एक बाल की मोटाई के बराबर होगा। इसलिए पश्मीना शॉलों को मशीनों द्वारा नहीं बुना जा सकता। इनकी बुनाई हाथों से खास बुनकर ही करते हैं। अगर एक बुनकर 250 घंटे बुनाई करे तब जाकर एक साधारण पश्मीना शॉल तैयार होती है। अब आप सोच सकते हैं कि पश्मीना शॉल महंगी क्यों होनी चाहिए या महंगी क्यों होती है। एक बुनकर 250 घंटे में एक पश्मीना शॉल तैयार कर पाता है जो 6 स्वेटरों के बराबर आपको गर्मी देती है। यहाँ से आपको इन दोनों पॉइंट को याद रखना है। एक तो पश्मीना शॉल की जो गर्मी होती है 6 स्वेटरों के बराबर होती है। दूसरा, पश्मीना शॉल जिन बकरी के बालों से बनता है उस बकरी के 6 बालों को अगर मिलाया जाए तो हमारे एक बाल की मोटाई उतनी होगी। तीसरा पॉइंट ये है कि इसको बनाने में 250 घंटे लगते हैं। और चौथी खासियत ये है कि ये मशीनों से नहीं बनाए जा सकते। तो इतनी मेहनत सोचो, अगर डिज़ाइन वाली शॉल बुननी हो तो कितने दिन लगेंगे। अब ये तो एक साधारण इन्होंने बताया कि साधारण पश्मीना शॉल को बनाने में 250 घंटे लगते हैं, लेकिन अब डिज़ाइनर अगर शॉल बनानी हो तो सोच लीजिए कि कितने घंटे आपको लगेंगे। लेकिन आपको ये 2 पॉइंट याद रखने हैं। 250 घंटे वाला पॉइंट याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है। 1 घंटे में 70 किलोमीटर की गति। सोचो अगर तुम्हें अपने गांव में बस में बैठे और वह इसी गति से चले तो तुम 1 घंटे में कहाँ पहुंच जाओगे। तो ये तो अलग चीज़ है। रेबो के पास ही भेड़ बकरियों को रखने के लिए जगह बनी थी। इसे चांगपा लेखा कहते हैं। लेखा की दीवारें पत्थरों और चट्टानों को एक दूसरे पर रखकर बनाते हैं। हर परिवार अपने जानवरों के झुंड पर पहचान के लिए खास निशान बनाता है। रोज़ सुबह झुंड को लेखा से बाहर निकालकर गिनकर चराने ले जाना और ठीक से वापस लाना वहाँ की औरतों और जवान लड़कियों का रोज़ का काम है। ठीक है, तो ये लेखा कहते हैं जहाँ पे वो लोग बकरियों को रखते हैं। और ये बनाया कैसे जाता है, तो पत्थरों को रख के उन्हीं की दीवारें बनाई जाती हैं और बकरियों को चराने, उनको गिनने, वापस लाने का काम औरतों और जवान लड़कियों का होता है। चांगपा लोगों की ज़िंदगी पूरी तरह से इन जानवरों से जुड़ी है। क्या कोई जानवर तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा है, जैसे तुम्हारा कोई पालतू जानवर या खेती में इस्तेमाल किए गए जानवर इत्यादि। ऐसे 5 उदाहरण सोचो और लिखो। तो इससे कोई मतलब हमें है नहीं। पता करो, तुमने पढ़ा कि चांगथांग इलाके में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से काफ़ी कम हो जाता है। टीवी या अखबार में देखकर बताओ कि और कौन कौन से शहर हैं जिनका तापमान 0 डिग्री से भी कम हो जाता है। वे भारत के हो सकते हैं या किसी और देश के भी। किन महीनों में तुम्हें ऐसे तापमान की खबरें सुनने को मिलेंगी। अब वहाँ से ये भाई साहब बढ़ते हैं श्रीनगर की ओर।
मैंने कुछ दिन इन लोगों के साथ बिताए, ना चाहते हुए भी आगे तो बढ़ना ही था। लेह से वापसी की यात्रा मुझे इस अनोखे इलाके से दूर एक दूसरी ही दुनिया में ले जाने वाली थी। लेह से वापस आते समय मैंने श्रीनगर की ओर का रास्ता पकड़ा। कारगिल से होता हुआ फिर श्रीनगर पहुंचा। रास्ते में मैंने कई तरह के घर और अद्भुत इमारतें देखीं। फिर कुछ दिन मैं श्रीनगर में रहा। वहाँ के अलग अलग घरों को देखकर मैं हैरान था। उन घरों ने मेरा दिल ही जीत लिया। कोई पहाड़ पर तो कोई पानी पर। तरह तरह के घरों में लोग रहते हैं। उन घरों के मैंने कई फ़ोटो खींचे। ये फ़ोटो तुम भी देखो। अपने सफ़र की शुरुआत पर निकलने से पहले मैंने कभी सोचा भी न था कि एक ही राज्य में मुझे इतनी तरह के घर और लोगों के रहन सहन के तरीके देखने को मिलेंगे। लेह में एक अनुभव था दुनिया की चोटी पर रहने का, और श्रीनगर में अनुभव था पानी पर रहने का। इन इलाकों में घर भी ऐसे खास थे जो वहाँ के मौसम के अनुकूल थे। ये एक डल झील का नज़ारा है और यहाँ पे शिकारे में घूमने का मज़ा उठाते हुए यात्री, तो इनको शिकारा कहा जाता होगा। वापसी का समय, फिर आगे बढ़ने का समय आ गया। इस बार जम्मू कश्मीर से होते हुए जाना था। अब फिर वैसे ही घर दिखे जिन्हें देखकर मैं बड़ा हुआ हूँ। वही सीमेंट, ईंट, कांच और स्टील। इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि ये मजबूत और टिकाऊ हैं, पर इनमें उन घरों जैसी खासियत नहीं थी जो मैंने खुशकिस्मती से लेह और श्रीनगर में देखे। फिर से उतना ही लंबा वापसी का सफ़र करके मैं और लोनर मुंबई पहुंचने ही वाले थे। मुंबई शहर की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर लोनर वापस नहीं आना चाह रही थी। मेरा मन भी भारी हो रहा था, पर अंदर से दिल में एक खुशी थी। इतना कुछ अनोखा और नया मैं अपनी यादों और कैमरे में कैद कर लाया था, और यह अंत थोड़े ही है। मैं और मेरी मोटरसाइकिल फिर जब इस शहर से उब जाएंगे तो निकल पड़ेंगे एक नए सफ़र पर। जम्मू कश्मीर में अलग अलग तरह के घर हैं जो कि वहाँ के लोगों की ज़रूरत और मौसम के अनुरूप बनाए जाते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, क्या आप पहचान सकते हो कि यह चित्र किसका है? कश्मीर के हर गली कूचे में दिखती है एक बेकरी। कश्मीरी लोग अपने खाने के लिए रोटी घर में नहीं बनाते, इस दुकान या बेकरी से ही खरीदते हैं। श्रीनगर के घर एक नज़र में, तो ये श्रीनगर के घरों के कुछ फ़ोटोज़ हैं। श्रीनगर में बाहर से आए कई टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं। हाउस बोट 80 फुट तक लंबे होते हैं और बीच से इनकी चौड़ाई 8-9 फुट होती है। अच्छा, बहुत ही सुंदर। हाउस बोट और कई बड़े घरों की अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। इनमें एक ख़ास डिज़ाइन ख़त्म बंद है जो जिग्शा पज़ल जैसा दिखता है। तो इस जो डिज़ाइन है इसको ख़त्म बंद डिज़ाइन कहा जाता है, और ये श्रीनगर के घर में पाई जाती है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। बोट की तरह बने लकड़ी के डोंगे पानी पर तैरते रहते हैं। श्रीनगर की डल लेक और झेलम नदी में इन डोंगों में कई परिवार रहते हैं। मकान की तरह इस डोंगे में भी अलग अलग कमरे होते हैं। पत्थरों को काट कर एक के ऊपर एक रखकर बनाए गए घर कश्मीर के गांव में दिखते हैं। पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है और लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है। इन घरों की छत ढलवां होती है। इस विशेषता को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यही सारे पॉइंट दे दिए जाएंगे कि पत्थरों को काट कर एक के ऊपर एक रखकर बनाए जाते हैं। दूसरे पॉइंट में दे देंगे कि पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है, और तीसरा पॉइंट दे देंगे लकड़ी का भी इस्तेमाल इसमें किया जाता है, और चौथा पॉइंट दे देंगे इन घरों की छत ढलवा होती है। अब निम्न में से कौन से शहर के घरों की ये विशेषताएं हैं? तो ये विशेषताएं हैं यहाँ पे दिया हुआ है, कश्मीर के गांव में ये दिखते हैं, कश्मीर के गांव में दिखते हैं ये विशेषताएं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो अभी हम लोग चैप्टर के लास्ट में देखते हैं। इस विशेषता को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ के पुराने घरों की खासियत है ये जालीदार खिड़कियाँ, ये बाहर की ओर उभरी होती हैं, इन्हें डब कहा जाता है।
तो जो जालीदार खिड़कियां हैं ये वाली जो बाहर की ओर उभरी होती हैं इनको डब कहा जाता है। ठीक है, इनमें बैठकर बाहर का नज़ारा बढ़िया दिखता है। यहाँ के पुराने घरों की खासियत है पत्थर, ईंट और लकड़ी को मिलाकर बनाना। घरों के दरवाज़ों, खिड़कियों पर डिज़ाइनदार मेहराब बने होते हैं। डिज़ाइनदार मेहराब बने होते हैं घरों के दरवाज़ों और खिड़कियों पर। जो इस तरह के ये बने हैं, ये हैं डिज़ाइंस। तुमने जम्मू कश्मीर के तरह तरह के बसेरों के बारे में पढ़ा, कुछ ऊंचे नीचे पहाड़ पर, कुछ पानी में, कुछ जिनमें लकड़ी और पत्थर सुंदर डिज़ाइन हैं, कुछ जिन्हें बांधकर किसी और जगह भी ले जाया जा सकता है। बताओ यह बसेरे वहाँ के लोगों की ज़रूरत के हिसाब से कैसे बने हैं? यह घर तुम्हारे घर से कैसे अलग हैं? तो ये बच्चों का काम है। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ये 2012 में पूछा गया था सीटेट में। निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषताएं चुनिए। पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें और लकड़ी के फर्श। तो इसमें आपको कौन कौन सी विशेषताएं नज़र आती हैं? आपने पढ़ा होगा। अगर आपको ध्यान नहीं है तो एक बार फिर से बैक करके वहीं पे जाइए जहां लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषताएं थीं। यहाँ पे आपका उत्तर जो है वो बी ऑप्शन सही होगा। लेह एवं लद्दाख में वुडन आर्किटेक्चर का प्रयोग मकानों को बनाने के लिए किया जाता है। इसमें मिट्टी एवं चूने अथवा ईंटों से बनी मोटी दीवारें होती हैं जिन पर लकड़ी की पट्टियां जो गारे से सनी होती हैं बीम के रूप में डाली जाती हैं तथा इस प्रकार गारे से सनी लकड़ियों द्वारा फर्श बनाया जाता है। तो पहले को छोड़ के बाकी जितने भी ऑप्शन हैं ये सारे सही हैं। एक पश्मीना शॉल लगभग कितने स्वेटरों के बराबर गर्म होती है? आई होप कि आपको याद होगा। तो देखिए ये तो गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा क्योंकि वो 6 स्वेटरों के बराबर होती है। 2 विकल्प हैं जिसमें 6-6 लिखा हुआ है। तथा एक साधारण पश्मीना शॉल को बुनने हेतु कितने घंटों का समय लगता है? तो ये घंटों का समय लगता है 250। तो आपका जो सही विकल्प है वो बी हो जाएगा। 6 स्वेटरों के बराबर और 250 घंटे इसको बनाने में समय लगता है। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है घरों की नीचे दी गई विशेषताओं पर विचार कीजिए। तो यहाँ मैं इसी की बात कर रहा था कि इस तरह की विशेषताएं आपको दी जाएंगी और बोला जाएगा कि अब इसमें ये विशेषताएं किस तरह के घरों की हैं। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती, पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें, पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10-12 फुट की ऊंचाई पर बने घर, पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें और लकड़ी के फर्श। लेह और लद्दाख के घरों में ऊपर दी गई कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? तो ये आपको बताना है कि इसमें कौन कौन सी विशेषताएं आपने पढ़ी हैं। तो इसमें एक तो पहला कि निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि जो उसको लेकर गया था यात्री को अपने घर में रहने के लिए, तो वो सीधे दूसरी मंजिल पर लेकर गया था क्योंकि नीचे जानवर रहते थे और ठंडियों के दिनों में वो लोग नीचे भी रहते थे और नीचे वाली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती थी। तो एक तो ये हो गया। दूसरा फिर इसके बाद ये विशेषताएं हैं नहीं तनों वाली, और ये 10-12 फुट की ऊंचाई पर भी नहीं बने होते। ये घर वहाँ पे बनते हैं जहाँ पे बारिश वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें, तो ये भी ऑप्शन सही है। और लकड़ी के फर्श, तो ये सही है। ए, डी और ई इसका सही विकल्प होगा, ए, डी और ई। अब नेक्स्ट चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नहीं। ये गुजरात में एक भूकंप आया था उसी की कहानी है और इससे कोई क्वेश्चन भी उस तरह का पूछा नहीं गया है। आप चाहें तो याद रख सकते हैं कि 26 जनवरी को ये भूकंप भुज में आया था जो कि गुजरात में है। आप पढ़ना चाहें तो मैं हर एक स्लाइड को आपको दिखा देता हूँ कि आप आराम से पढ़ सकें, लेकिन यहाँ से अभी तक क्वेश्चन कोई पूछा नहीं गया है।
अब इसको आप पढ़ सकते हैं। अहमदाबाद जनवरी 26 2001। तो अहमदाबाद में आया था भूकंप 26 जनवरी 2001 को। आज सुबह गुजरात में आए भूकंप में कम से कम 1000 लोगों के मरने की आशंका है। कई हजार लोग घायल हो गए। बचाव एवं राहत कार्यों में लोगों की मदद के लिए सेना के जवानों को बुलाया गया है। अहमदाबाद शहर में कम से कम 150 इमारतें ढह गई हैं। इनमें लगभग 1 दर्जन बहुमंजिली इमारतें थी। आज शाम तक इनके नीचे से कम 250 शव निकाले जा चुके हैं। कहा जा रहा है कि अभी भी कई हजार लोग ढह गई इमारतों के मलबे के नीचे दबे हुए हैं। बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। शहर की शायद ही कोई इमारत होगी जिसमें दरारें न पड़ी हों। भुज की हालत इससे भी ज़्यादा खराब है। चारों ओर डरे हुए लोग भगदड़ मचाए हुए हैं। जवानों ने स्थानीय लोगों के सहयोग से काम किया है। राहत कार्य के लिए देश और विदेश से हर तरह की सहायता के आश्वासन मिल रहे हैं। तो ये थी यहाँ की घटना भुज की। और यहाँ भी कुछ खास है नहीं। तो पूछा जाने लायक कोई क्वेश्चन अभी तक इस चैप्टर में नहीं था और अभी तक पूछा भी नहीं गया है। ये थे आपके दोनों चैप्टर और उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आए होंगे। इसके साथ ही मिलते हैं अगले पार्ट में अगले चैप्टर्स के साथ में। कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी इसको मैं कंप्लीट करके आपके एनवायरनमेंट के मॉडल टेस्ट पेपर करवाऊँ। और ये भी कोशिश करूँगा कि अगर मैथ वगैरह का एनालिसिस करूँगा, अगर एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनते होंगे तो मैथ की भी एनसीईआरटी में करवाने की कोशिश करूँगा जहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं अगले भाग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।